जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल एक्स आर्मी कॉर्नर पे। आज के इस एपिसोड में हम मगध साम्राज्य और उसके समकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो पे चलने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, मगध साम्राज्य के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिनके एक महान राजाओं में, बेहतरीन राजाओं में थे सम्राट अशोक। वही मगध साम्राज्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और आज भी पाटलिपुत्र वैसी ही है। मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में परास्त किया था। महाभारत में गंगा के उत्तर में विदेह राज्य, दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख किया गया है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध काल में शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो आज के दक्षिण बिहार में स्थित था। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो गौरवमयी इतिहास, राजनीति एवं धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक थी, पूर्व में चंपा तथा पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध ने तत्कालीन शक्तिशाली राज कौशल वत्स अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया। एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में कई राजवंशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। आइए दोस्तों, प्रमुख शासक और उनके राजवंश के बारे में जान लेते हैं। हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड और मंडक और नागदशक। शिशुनाग वंश के जो शासक थे, शिशुनाग थे, कालाशोक, नंदीवर्धन। नंद वंश के जो राजवंश थे, इसके जो शासक हैं, महापद्म नंद, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद नाशक, दशरथ, कैवट और धनानंद। फ्रेंड्स, मौर्य काल में बिहार 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मेघ आस्थेनिज की इंडिका में परिणित जातियां, ब्राह्मण तथा दार्शनिक, कृषक वर्ग, ग्वाले तथा आखेटक, व्यापारी तथा श्रमजीवी, कारीगर एवं शिल्पी, योद्धा अथवा सैनिक, निरीक्षक अथवा गुप्तचर, मंत्री एवं परामर्श दाता, सभासद, ये जो थे, इनके जातियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, बिंदुसार को प्राप्त उपाधि के बारे में जानते हैं। ग्रंथ यूनानी लेखों में अमित्रोचेट्स की उपाधि मिली है। संस्कृत ग्रंथ में अमित्रघात की, वायु पुराण में भद्रसार और मद्रसार की, जैन ग्रंथ में शिंगशेन की। अब दोस्तों जानते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। राजा या स्वामी, पहला जो है राजा या स्वामी। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र का वह अभिन्न अंग माना है तथा उन्होंने राजा की तुलना शीर्ष सर्वोपरि से की है। उनका मानना है कि राजा को दूरदर्शी, आत्मसमयी, कुलीन, स्वस्थ तथा बौद्धिक गुणों से संपर्क होना चाहिए। वह राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति जब उत्तरदायी होने की सलाह देता है, क्योंकि उसके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को सर्वोपरि होने के बावजूद भी उसे निरंकुश शक्तियां नहीं होने देना चाहिए। दूसरा है अमात्य या मंत्री।
कौटिल्य ने अमात्य और मंत्री दोनों की तुलना आंख से की। अमात्य उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके तथा राज्य के कार्यों में उसे सहयोगी भूमिका निभा सके। तीसरा है जनपद। कौटिल्य ने इसकी तुलना पेड़ से की। जनपद का अर्थ जनयुक्त भूमि अर्थात जनसंख्या तथा भूभाग दोनों को जनपद माना जाता है। कौटिल्य ने 10 गांवों के समूह में संग्रहण, 200 गांवों के समूह के बीच सार्वत्रिक और 400 गांवों के समूह के बीच तृणमुख तथा 800 गांवों के एक स्थानीय अधिकारी के नियुक्त की बात कही है। अगला जो है दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों या भुजाओं से की है। जो कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा की है वे हैं औदक दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, पार्वत दुर्ग जिसके चारों ओर चट्टानें हो, धानवन दुर्ग जिसके चारों ओर ऊसर भूमि हो, वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन तथा जंगल हो। इसकी तुलना कौटिल्य ने मुख्य से की है। कोष। उन्होंने कोष को राज्य का मुख्य अंग इसलिए माना क्योंकि कोष से ही कोई राज्य वृद्धि करता है तथा शक्तिशाली बने रहने के लिए कोष के द्वारा ही अपनी सेना का भरण पोषण करता है। उसने कोष में वृद्धि का मार्ग करारोपण को बताया है जिसमें प्रजा को अनाज का 6वां भाग, व्यापार का 10वां भाग तथा पशुधन के लाभ का 50वां भाग राजा को कर के रूप में अदा करना चाहिए। ये जो है दोस्तों, अगला है दंड या सेना। कौटिल्य ने सेना की तुलना मस्तिष्क से की है। कौटिल्य ने सेना के 4 प्रकार बताए हैं: हस्ती सेना, अश्वसेना, रथ सेना तथा पैदल सेना। उनके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी और बलशाली हो तथा जिसके हर सैनिक के हृदय में देश प्रेम तथा वीर गति प्राप्त होने पर जिसके परिवार को उस पर अभिमान हो। मित्र। मित्र को कौटिल्य ने कान कहा। उनके अनुसार राज्य की उन्नति के लिए तथा विपत्ति के समय सहायता के लिए राज्य को मित्रों की आवश्यकता होती है। अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक। पहला जो धर्म प्रचारक थे मध्यंतिक, इनका स्थान जो था कश्मीर के गांधार में था। मध्यम ये हिमालय के पास थे। सुन व उत्तरा स्वर्ण भूमि से। रक्षित उत्तरी कर्नाटक। रक्षित दुर्गापुर। रक्षित उत्तरी कर्नाटक बनवासी। अच्छा, धर्म रक्षित जो है इसके बारे में कहा जा सकता है दोस्तों कि इसे जो है धर्म रक्षित अपरांतक होता है। महारक्षित यह यवन राष्ट्र। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महादेव, मैसूर, महेंद्र एवं संघ मित्रा श्रीलंका। अशोक के स्तंभ लेख एवं उनके वर्णित विषय। ये जो है शिलालेख और वर्णित विषय, जैसे इनका जो प्रथम शिलालेख है उसमें लिखा है अहिंसा पर बल दिया गया है, पशु बल की भी निंदा की गई है और समारोह पर प्रतिबंध का उल्लेख है। दूसरा जो है समाज कल्याण हेतु कार्य, मनुष्यों को और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था एवं पड़ोसी राज्य के चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र का वर्णन है। तीसरा जो है इसमें राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक तथा प्रादेशिक को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष राज्य के दौरे पर जाएं, ब्राह्मणों, मित्रों और संबंधियों तथा सबलों को उदारता पूर्वक व्यवहारपूर्ण बात करें। चौथा जो है भेरी घोष, युद्ध की जगह धम्मा घोष की घोषणा की गई। पशु हत्या को बहुत हद तक रोक जाने का दावा है। पांचवा जो है शासक ने 14वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा है। छठवां इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है
अधिकारियों को हर समय कहीं भी सेवा से तत्पर रहना बताया गया है। सातवां जो है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का भाव रखने पर बल दिया गया है। आठवां है अशोक के धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ये नौवां है दोस्तों सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। धम्म में सभी दासों को नौकर के प्रति दया भाव रखना है। दसम में इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां जो है इसमें धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या दी गई है। 12वां जो है सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के समन्वय एवं महिला महामात्रों की नियुक्ति है। 13वां जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें युद्ध में 1 लाख लोगों को मरने, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात के साथ ये यौन राजाओं का वर्णन है। 14वां जो है प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक एवं जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, इससे अपने प्रजा के प्रति पितृव्रत प्रेम भाव और अपनाने का बल दिया गया है। अशोक के लघु स्तंभ, इनमें है दोस्तों टोपरा, इसका जो स्थान है उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, प्रयाग उत्तर प्रदेश, लौरिया अरेराज बिहार चंपारण में, लौरिया नंदनगढ़ बिहार चंपारण में, रामपुरवा बिहार चंपारण में। दिव्य दान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी एक हैं दशरथ, दूसरे हैं संप्रति, साउलसुक, देववर्मन, सतधनुष, बृहद्रथ। मौर्य राजधानी, मौर्य राजधानी वर्तमान स्थिति ये जो है दोस्तों उत्तरापथ तक्षशिला पाकिस्तान, प्राच्य पाटलिपुत्र बिहार में है, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी आंध्र प्रदेश में, अवंती राष्ट्र उज्जैनी मध्य प्रदेश, कलिंग तोसली ओडिशा। मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की सम्मतियां, प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति जनगणना, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण, षष्टम समिति बिक्री कर। ये जो है दोस्तों ये उन समय के अलग अलग समितियों के कार्य थे। मौर्यकालीन मंत्री परिषद के बारे में हम जानते हैं। अमात्य प्रत्येक विभाग का प्रमुख, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र, दवारिक दवारिक के बारे में कहा गया है दोस्तों, वो है राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वर्षिक अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान, सन्निदाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रशासता यह है राजकीय आज्ञाओं को लिपित करने वाला, प्रदेष्टि कमिश्नर और नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों के अध्यक्ष, दंडपाल सेना के सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की रक्षक। मौर्यकालीन विभागाध्यक्ष जो थे इस प्रकार हैं। अक्ष पाटलाध्यक्ष लेखा विभाग का प्रधान, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रधान, अक्राध्यक्ष खनिज विभाग का प्रधान, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष, लवणाध्यक्ष नमक से संबंधित विभाग, विविताध्यक्ष चरगाह का अध्ययन, नवाध्यक्ष नावों एवं जहाजों की अध्यक्ष, पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों के
विभागों का अध्यक्ष। अंतपाल, सीमा प्रदेश की देखभाल करने वाला। पौत्वाध्यक्ष, बाट एवं माप के आदेश, बाट एवं माप विभाग का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। सुनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं के विभाग पर अध्यक्ष। बंधक काराध्यक्ष, जेल खाने का अध्यक्ष। ये जो मौर्य राज्य का बौद्ध धर्म के साथ संबंध। मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के साथ अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और शांति के अनुगामी बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि एवं जियो और जीने दो जैसे लोक कल्याणकारी आदेशों को अपने राजधर्म में शामिल किया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध नीतियों और उनके आदेशों के प्रचार प्रसार के लिए भारत के बाहर भी कई देशों में अपने धम्म महापात्रों को भेजा। यहाँ तक कि इसके प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी लगाया। सारनाथ में संरक्षित सारनाथ सिंह स्तंभ में चतुर्थ सिंह के नीचे भगवान बुद्ध और जीवन के संबंधित 4 पशुओं हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इनमें हाथी बुद्ध के गर्भस्थ गर्भ में होने का, बैल का उनके जन्म का, अश्व उनके गृह त्याग तथा सिंह सार्वभौमता का प्रतीक है। इसे सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया था। कई बौद्ध स्थापत्यों में सांची, भरत, सारनाथ जैसे प्रमुख स्तूपों के अलावा बौद्ध विहारों का निर्माण मौर्य राजाओं द्वारा किया गया था। बौद्ध भिक्षुओं ने वर्षावास अथवा विश्राम स्थल के रूप में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों की कई रॉक कट गुफाओं के भी निर्माण किया था। ये जो है दोस्तों मौर्य प्रशासन की घटक और इकाई। केंद्र राजा, प्रांत कुमार और युवराज, मंडल प्रदेश प्रादेशिक, आहार विषयपति, स्थानीय 8 संग्रामों का समूह, द्रोणमुख 4 संग्रामों का समूह, खाल्टिक 2 संग्रामों का समूह, संग्रहण 10 ग्रामों का समूह और ग्रामणी। गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसे लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त ने प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त राज साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। हरिसेन समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था जिसका प्रयाग प्रस्थ की स्थित रचना किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रामगुप्त की हत्या कर गुप्त सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशीय कन्या कुबेर नागा से विवाह किया जिससे प्रभावित गुप्ता नामक पुत्री का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीन बौद्ध यात्री फाह्यान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। इसने नालंदा महाविहार की स्थापना किया। कुमारगुप्त ने उसका पुत्र स्कंदगुप्त 415 से 467 वर्ष गद्दी पर बैठा। इसी के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ। भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 से सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिला है। गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्त शासन की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी जिसे शासक को गोप्ता कहा जाता था। भुक्ति के नीचे विषय होता था जिसका प्रमुख विषयपति
कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम प्रशासन का सब सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या महतर होता था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। गुप्तकालीन अधिकारी एवं उनके विभाग: महादंडनायक न्यायाधीश, संविधिग्राहिक युद्ध और शांति का मंत्री, महाबलाधिकृत सेनापति, दंडपाशिक पुलिस विभाग, विनय स्थिति व्यापक, शिक्षा व धर्म संबंधी अधिकारी, महाप्रतिहार राज्य प्रसाद का अधिकारी, महापटलिक लेखा विभाग का अधिकारी, ध्रुवाधिकरण भूमिकर संग्रह अधिकारी, शौल्विक सीमा शुल्क का अधिकारी। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। चारों वर्ण का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। फाइहान के वर्णन के अनुसार गुप्तकाल में अस्पृश्य वर्ग था। इसे अत्यज तथा चंडाल कहा गया है। नई जातियों में भूमि अनुदान के कारण कायस्थों का उदय हुआ। कायस्थों को सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। गुप्त काल में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। कालिदास ने ग्रंथ मेघदूत और उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं का तथा वेश्याओं का उल्लेख है। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार के, नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था: गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। निर्वर्तन, कुल्यावाय, दोमाप तथा आठवाप भूमि का पैमाना था। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। भूमि के प्रकार: क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि। हिल, जो भूमि जोती नहीं जाती थी। वास्तु, वास करने योग्य भूमि। गोचर, गोचर चारा योग्य भूमि। अप्रहता, जंगली भूमि। इस काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से श्रेणियों, सातवाहों आदि की मुहरें शिल्पियों की संज्ञानात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई, जिन्हें अभिलेखों में दिनार कहा गया है। फाइहान के अनुसार सामान्य लोग मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। सुदर्शन झील: सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में स्थित का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के इस समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई के लिए करवाया था। अशोक के समय यवन तुसाप्स ने भी इस झील का बांध निर्माण करवाया था। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय पहली बार यह बांध टूट गया, जिसका पुनर्निर्माण उसने अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में करवाया। जूनागढ़ अभिलेख: गुजरात से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था तथा इस झील पर पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर कर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित पर द्वारा संपन्न किया गया। स्कंदगुप्त ने झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। मुगल कालीन एवं कला: गुप्तकालीन कला एवं साहित्य: गुप्त काल को कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। मंदिर और स्थान: भूमरा का शिव मंदिर, नागौद मध्य प्रदेश। तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी उत्तर प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, पन्ना मध्य प्रदेश। भीतरगांव का मंदिर, कानापुर उत्तर प्रदेश।
गुप्त काल में पाटलिपुत्र, मथुरा व सारनाथ मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। गुप्त काल में चित्रों को अवशेषों को बाघ, अजंता तथा बादाम की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता की गुफाएं 16, 17 एवं 19 गुप्त कालीन है। गुप्त कालीन प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास ने लिखा था इसे। दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कथा मालविकाग्निमित्रम, कालिदास अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा। विक्रमोर्वशीयम, कालिदास पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा। सौपन वासदत्ता, उद्ययन और वासवदशा की कथा। मुद्र राक्षस विशाखादत्त, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथा। देवी चंद्रगुप्तम, विशाखादत्त चंद्रगुप्त व धूम स्वामिनी के विवाह का वर्णन है। मृच्छकटिकम, शूद्रक ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के नवरत्न। धन्वंतरी नवरत्नों में इनका स्थान सर्वोपर था। यह एक प्रसिद्ध वैद्य थे। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। ये सभी आयुर्वेद चिकित्सा के शास्त्र से संबंधित हैं। रोग निदान, वैद्य चिंतामणि शास्त्र, विद्या प्रकाश चिंतामणि के बाद होगा विद्या प्रकाश, चिकित्सा धन्वंतरी, नीलघंटू, वैदक भास्करोदय तथा चिकित्सा सार संग्रह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चिकित्सा में ये बड़े सिद्धहस्त थे। इनका काम युद्ध में घायल सैनिकों की सल चिकित्सा करना था। ये सुश्रुत संहिता के रचयिता गुरु के भी गुरु थे। सुश्रुत के भी गुरु थे। दोस्तों अगला है क्षणपर्णक। ये सन्यासी थे। इनके कुछ ग्रंथ लिखे जिसमें भिक्षाटन का उपलब्ध कराया जाता है। अमर सिंह ये प्रकांड विद्वान थे। इनका प्रमुख ग्रंथ अमरकोश है। इसे विश्व का पहला समानांतर कोश माना जाता है। इस कोश का करीब 10,000 नाम है। शंकु, इसका पूरा नाम शंकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है। इनको विस्तृत का प्रकांड बढ़िया है। इस संस्कृत ब्रांड इनका पूरा नाम शंकुक या शंकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा। इनका संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना जाता है। शंकुक को संस्कृत का विद्वान माना जाता है। बेताल भट्ट विक्रम और बेताल की कहानी जग प्रसिद्ध है। ये बेताल पंचविंशति के रचयिता थे। बेताल पचीसी से यह सिद्ध होता है कि राजा विक्रमादित्य के वर्चस्व से बेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। इन्होंने विक्रम बेताल के माध्यम से विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम कथाओं का पिराया। घटखरपर यह विक्रमादित्य के नवरत्नों में संस्कृत के ज्ञाता थे। ये संस्कृत के यमक और पन्नुप्रास के विशेष ज्ञाता थे। इनकी रचना का नाम घटखरपर काव्यम है। इनका दूसरा ग्रंथ नीतिसार है। कालिदास ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राणप्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रमादित्य के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया। वह न केवल अपने समय के अप्रितम साहित्यकार थे, अपितु आज तक उनमें कोई उन जैसे अप्रितम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ। उनके 4 काव्य, 3 नाटक काफी प्रसिद्ध। अभिज्ञान शकुंतलम उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। ब्रह्ममिहिर यह प्राचीन भारत के इतिहास
के एक प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। इनके सूर्य सिद्धांत, बृहज्जातक, बृहत्संहिता, पंच सिद्धांत कारिका, विवाह पटल, लघु जातक, योग यात्रा आदि का मुख्य रचनाएं हैं। वारुचि कालिदास के शांति कालिदास के भांति ही बरुचि भी अन्यतम काव्य रचनाओं में गिने जाते हैं। पत्र कौमुदी, सुदुक्तिकर्णामृत, सुभाषितावली इनकी प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती है। नोट: चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के अलावा इतिहास में सम्राट अकबर के नवरत्न, शिवाजी के अष्टप्रधान और कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज होते थे।